नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है। दरअसल इस पत्र में नड्डा ने मणिपुर में जारी हिंसा के लिए पूर्व की यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अब नड्डा के इसी पत्र के जवाब में जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट कर सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने मणिपुर मामले पर भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखा। ये साफ है कि उसका काउंटर करने के लिए अब भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा है। जयराम रमेश ने जेपी नड्डा के पत्र को झूठ से भरा बताया। उन्होंने कहा कि यह पत्र उनके 4D यानी डिनायल इनकार करो, डिस्टॉर्शन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करो, डिस्ट्रैक्शन ध्यान भटकाओ और डिफेमेशन बदनाम करो तरीके के अनुरूप है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आगे कहा कि मणिपुर के लोग चाहते हैं कि राज्य में जल्द से जल्द शांति और सद्भाव आए। इस उद्देश्य से उनके यानी मणिपुर के लोगों के 4 सवाल हैं। पहला, प्रधानमंत्री कब राज्य का दौरा करेंगे? दूसरा, जब अधिकांश विधायक उनके समर्थन में नहीं हैं, तो मुख्यमंत्री राज्य पर कब तक अत्याचार करते रहेंगे? तीसरा, राज्य के लिए पूर्णकालिक राज्यपाल की नियुक्ति कब होगी? और चौथा, जब मणिपुर की बात आती है तो केंद्रीय गृह मंत्री अपने घोर विफलताओं की जिम्मेदारी कब लेंगे? देश की राजधानी को इन दिनों प्रदूषण ने अपनी चपेट में ले रखा है। राजधानी में प्रदूषण के मुद्दे पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली सरकार के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में मीडिया के हवाले से बताया कि दिल्ली में रिश्वत देकर बेरोक-टोक ट्रक घुस रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र सरकार को कहेगा कि सभी 113 एंट्री पॉइंट पर पुलिस अधिकारी नियुक्त करें। दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी से कहेंगे कि वह पैरालीगल वॉलंटियर्स को भी निगरानी के लिए नियुक्त करें। वहीं अदालत में दिल्ली सरकार ने दावा किया कि ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी ट्रकों को रोक रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड से यह साफ नहीं है कि कितने चेक पॉइंट बनाए गए हैं। स्टेज 4 कहता है कि आवश्यक सामग्री लेकर आ रहे ट्रकों को छोड़कर सबको रोका जाए। कोर्ट ने कहा कि हम कुछ युवा वकीलों को नियुक्त करेंगे जो दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर जाकर रिपोर्ट तैयार करें और कोर्ट को सौंपें। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज की भी निगरानी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। वह यह नहीं बता पाए कि कितने एंट्री पॉइंट्स हैं और उसके अधिकारी कहां-कहां मौजूद हैं। उत्तर भारत में वायु प्रदूषण को राष्ट्रीय आपातकाल बताते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को साथी सांसदों से आगामी संसद सत्र में एक साथ आने और इस बात पर चर्चा करने का आग्रह किया कि राष्ट्र इस संकट को हमेशा के लिए कैसे समाप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण संकट के लिए सामूहिक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, न कि राजनीतिक दोषारोपण की। गांधी ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया जिसमें वह इंडिया गेट पर पर्यावरणविद विमलेंदु झा के साथ वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अमन अरोड़ा को आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और विधायक अमन शेर कलसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि अमन अरोड़ा 2017 में पहली बार सुनाम से आम आदमी पार्टी से विधायक बने थे और वो भी पंजाब में कैबिनेट मंत्री भी हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अमन शेर सिंह बटाला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और अब पार्टी ने उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पर लिखा कि आज मैंने पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी अपने 2 करीबी साथी कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और विधायक अमन शेर सिंह कलसी को सौंप दी है। मुझे अपने दोनों साथियों पर पूरा विश्वास है कि वे आने वाले समय में पार्टी और संगठन को पंजाब में और मजबूत करेंगे और नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में स्थित आदिवासी एकता समिति और सेनापति जिले के नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात पर सहमति जताई है कि कुकी बहुल क्षेत्रों में सेनापति जिले के किसी भी नागा ट्रक पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पीटीआई के मुताबिक गुरुवार को हुई बैठक के बाद दोनों शीर्ष निकायों ने इस बात पर सहमति जताई
कि कुकी बहुल क्षेत्रों में किसी भी नागा यात्री को परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी सहमति जताई कि सेनापति जिले के नागा ट्रकों, व्यापारियों, वाणिज्यिक वस्तुओं या यात्रियों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, लेकिन यदि टैक्सेशन से संबंधित कोई मुद्दा उठता है तो आदिवासी एकता समिति इसे हल करने की पूरी जिम्मेदारी लेगी। मिजोरम के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार लालमुआन पुया पुंटे के अनुसार मिजोरम सरकार राज्य के विभिन्न हिस्सों में शरण लेने वाले सभी शरणार्थियों को एक जगह बसाने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुंटे ने गुरुवार को दक्षिण मिजोरम के लोंगतलाई जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिले में शरण लेने वाले 2000 से अधिक बांग्लादेशी शरणार्थियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने बैठक में कहा कि शरणार्थियों को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी बसने और स्थानांतरित होने से रोकने के लिए उचित दिशा निर्देश तैयार किए जाने चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर हिंसा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र को लेकर अब खड़गे को एक पत्र लिखा है। नड्डा ने पत्र में लिखा कि चौंकाने वाली बात यह है कि मणिपुर में स्थिति को सनसनीखेज बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा बार बार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं कि न केवल आपकी सरकार ने भारत में विदेशी उग्रवादियों के अवैध प्रवास को वैध बनाया, बल्कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने उनके साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। आपकी सरकार के तहत भारत की सुरक्षा और प्रशासनिक प्रोटोकॉल की यह पूरी तरह से विफलता का एक प्रमुख कारण है कि उग्रवादी और आदतन हिंसक संगठन मणिपुर में कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति को नष्ट करने और इसे कई दशकों पीछे अराजकता के युग में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि गुरुवार की सुबह यूक्रेनी शहर निप्रो पर अटैक यूक्रेनी हमलों का जवाब था। इसके साथ ही पुतिन ने उन देशों को सीधे चेतावनी भी दी है जो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन के दिए हुए लंबी दूरी के हथियारों और मिसाइलों से रूस के इलाकों में निशाना बनाकर हमले किए थे। गुरुवार को निप्रो पर किया गया रूसी हमला उसी का जवाब था। पुतिन ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि रूस ऐसे देशों के सैन्य ठिकानों पर भी हमला कर सकता है जो अपने हथियारों को ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दे रहे हैं। निप्रो हमले के बारे में जानकारी देते हुए पुतिन ने आगे बताया कि यह हमला एक मध्यम दूरी की मिसाइल से किया गया था। ये मिसाइल 10 मैक यानी 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपने निशाने तक पहुंची थी। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस किसी भी घटनाक्रम के लिए तैयार है। अगर किसी को अभी भी इस पर शक है तो उन्हें नहीं करना चाहिए, हमेशा जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस ने एक नई तरह का रॉकेट दागा है जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसा है। दरअसल गुरुवार की सुबह यूक्रेनी वायुसेना ने दावा किया था कि रूस ने यूक्रेन की तरफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। वहीं इस पर CBS न्यूज़ के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन पर दागी गई मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी। अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक रूस की तरफ से यूक्रेन पर दागी गई मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल थी। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के वरिष्ठ सलाहकार मार्क कैंसियन का मानना है कि अगर रूस ICBM का इस्तेमाल करता तो अमेरिका को इसका पता चल जाता। कनाडा ने अपने ताज़ा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भारतीय वरिष्ठ अधिकारियों पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। बयान में कहा गया है कि कनाडा के पास प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल को कनाडा के भीतर आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने के कोई सबूत नहीं है। आपको बता दें कि कनाडा ने वहां के दी ग्लोब एंड मेल नाम के अखबार में भारतीय प्रधानमंत्री का नाम आने के बाद ये बयान जारी किया है। कनाडाई सरकार ने कहा कि आरोप काल्पनिक और गलत हैं। इसमें लिखा है कि 14 अक्टूबर को सार्वजनिक सुरक्षा पर खतरे को देखते हुए रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और अधिकारियों ने भारत सरकार के एजेंटों पर कनाडा में आपराधिक गतिविधियों के सार्वजनिक आरोप लगाए थे। कनाडा के अखबार में छपी रिपोर्ट में ये आरोप लगाए गए थे कि हरदीप सिंह निज्जर की
हत्या की कथित साजिश में शीर्ष भारतीय नेताओं का हाथ है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेग स्थित विश्व न्यायालय ने इसराइल के नेताओं के खिलाफ यह वारंट गजा और लेबनान में संघर्ष के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए जारी किया है, जहां वह हमास और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में हैं। एक आधिकारिक बयान में विश्व न्यायालय ने कहा कि चैम्बर ने 2 व्यक्तियों बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट को युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार मानते हुए यह वारंट जारी किया है। यानी अगर सरल भाषा में कहें तो इसराइल के दोनों नेताओं पर मानवता के विरुद्ध अपराध करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्य शामिल हैं। साथ ही युद्ध के तरीके के रूप में भूखमरी का युद्ध अपराध भी शामिल है। इसराइल ने आईसीसी की ओर से अपने नेताओं पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। इसराइल का कहना है कि ऐसा फैसला आईसीसी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। इसराइल के प्रमुख विपक्षी नेता यायर लिपिड ने भी इस आदेश की निंदा करते हुए इसे आतंकवाद के लिए इनाम करार दिया। वहीं इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने एक्स हैंडल पर वीडियो मैसेज में कहा कि हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यहूदी विरोधी फैसला एक आधुनिक ड्रेफस मुकदमा है और इसका अंत भी उसी तरह होगा। आपको बता दें कि आईसीसी पर हमला करते हुए नेतन्याहू ने अपने वीडियो संदेश में जिस ड्रेफस मुकदमे का जिक्र किया वह एक राजनीतिक और न्यायिक घोटाला था जो 1894 और 1906 के बीच फ्रांस में हुआ था, जिसमें अल्फ्रेड ड्रेफस नामक एक यहूदी फ्रांस के सेना अधिकारी को जर्मनों को सैन्य रहस्य बेचने के कथित राजद्रोह के मामले में गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। बाद में उन्हें दोषी नहीं पाया गया और उन्हें फ्रांस की सेना में बहाल कर दिया गया। नेतन्याहू ने आगे कहा कि अब हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जिसका नेतृत्व भी एक फ्रांसीसी न्यायाधीश कर रहे हैं, इस अपमानजनक अपराध को दोहराया जा रहा है। यह मुझ पर इसराइल राज्य के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट पर जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने का झूठा आरोप लगा रहा है। भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर अमेरिकी अभियोजकों द्वारा सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए अनुकूल शर्तों के बदले भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश का आरोप लगाए जाने के बाद आज शुक्रवार की सुबह के कारोबार के दौरान अडानी समूह की 10 लिस्टेड कंपनियों में से 8 के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। पीटीआई के मुताबिक बीएसई पर अडानी ग्रीन एनर्जी में 10.95% और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 8.57% की गिरावट आई और यह 52 सप्ताह के निचले स्तर 637.85 रुपए पर आ गया। इसके अलावा समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 6.98% गिरकर 52 सप्ताह के निचले स्तर 2030 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने संभल मस्जिद मामले में प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की है। आपको बता दें कि संभल की जामा मस्जिद में कोर्ट के एक आदेश के बाद रात को ही सर्वे कराया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद के मंदिर होने का दावा करते हुए दायर याचिका के बाद 19 नवंबर को स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंध समिति के सदस्यों की मौजूदगी में एक सर्वेक्षण किया गया। अब इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने एक्स पर लिखा कि यूपी के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके फौरन ही बाद आपाधापी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा और मीडिया की सुर्खियों में हैं। किंतु इस प्रकार से सद्भाव व माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी जरूर लेना चाहिए। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने शुक्रवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जरूरी संख्या बल मिलता है तो वह सरकार बनाने लायक पक्ष को चुनेंगे। एक्स पर एक पोस्ट में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पोते ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर कल पीबीए को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को
समर्थन देने लायक संख्या बल मिलता है तो हम उसी के साथ रहना पसंद करेंगे जो सरकार बना सके। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।